और मैंने एक वादा किया था, याद होगा, जब मैं आया था पिछली बार, इनविटेशन देगा उसके घर पे मैं आके चाय नाश्ता भोजन जो वो कराएगा वो बैठ के सबसे पहले करूंगा, पहली फोटो वहीं खिंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों का रथ घूम रहा है इलाके में। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। आज दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा में स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के इलाके में फिर ये रथ पहुंचा है और वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ऐलान किया है कि जो वहां पर जहां जोगी वही मकान योजना के जो फ्लैट बनाए गए थे, उन फ्लैटों में जो सबसे पहला फ्लैट धारक होगा उसके वहाँ वो चाय पीने आएंगे। जाहिर है वो इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता। हरिशंकर गुप्ता उन नेताओं में से भी हैं जिनका चांदनी चौक संसदीय लोकसभा सीट से दावेदारों में नाम चल रहा है। कई नाम चर्चाओं में हैं, उनमें एक प्रमुख नाम हरिशंकर गुप्ता जी का भी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इस वक्त उन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हम यहाँ इनके साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जी, सबसे पहला तो जिसका श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन लेने की कोशिश कर रहे हैं, 15 साल लग गए उनको वहाँ पहुँचने में, और 15 साल बाद अगर कोई ये नेता कहे आकर के कि जो सबसे पहला फ्लैट धारक होगा उसके यहाँ चाय पियेंगे, 15 साल बाद भी, और वो अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये श्योर नहीं है, तो ये श्रेय लेने की होड़ है। आप भी उस समय मौजूद थे जब इसका शिलान्यास हुआ। इवन यहाँ के जो सांसद थे वो कांग्रेस के थे, कपिल सिब्बल भी थे, संदीप दीक्षित भी थे, आप खुद वहाँ मौजूद थे। तो क्या देख रहे हैं, मतलब कितना योगदान है? देरी को लेकर के कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेने का होड़ है। और आप भी कहते रहे कि ये कांग्रेस की योजना थी सब जगह, कठपुतली कॉलोनी में और इसके बाद वजीरपुर में, लेकिन इस जिम्मेदारी से सब बच रहे हैं कि आखिर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? क्या लगता है क्यों? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो कांग्रेस ने ही ये योजना आरंभ की थी कि जहां झुकी वहीं मकान, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन सीटू डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल के स्थान पर वर्टिकल डेवलपमेंट हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जगह की कमी है। एक समय था जब दिल्ली में झुग्गियों के स्थान पर बसाने के लिए लोगों को 25 गज का एक जमीन का भूभाग दिया जाता था, लेकिन उसके बाद वो 12.5 गज का हो गया। एक समय ऐसा आ गया था कि जहां पर जगह नहीं थी, लेकिन लोगों की आबादी बढ़ती चली जा रही थी, स्लम क्लस्टर काफी बढ़ गए थे, और इसलिए ये तय किया गया कि जहां पर झुग्गी है वहीं मकान बनाकर दिए जाएं और वो वर्टिकल जाएं। 14 मंजिल का अप्रूवल हुआ, जिसमें 3 जगहों को चिन्हित किया गया, एक जलियांवाला बाग, एक कठपुतली कॉलोनी, एक ग्रेटर कैलाश में आरके नेहरू कैंप। इन तीनों के अंदर काम शुरू हुआ, उसका बाकायदा शिलान्यास हुआ। शिलान्यास में भी श्री कपिल सिब्बल और जयपाल रेड्डी, अजय माकन, तमाम लोग उसमें आए थे शिलान्यास के लिए, और वो काम शुरू हो गया। जो टाइमलाइन था, इतनी सीमा में वो काम पूरा होना चाहिए था। क्या सीमा तय हुई थी वैसे? वो टाइमलाइन था 7 साल का। 7 साल। 2008 में शिलान्यास हुआ था, 15-16 तक ये बनकर तैयार हो जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने किया था, कांग्रेस की योजना थी। इस कारण से जो आने वाली सरकार थी 14 के बाद में, वो काम ढीला होता चला गया, और आज हालत यह है कि 2024 में भी सिर्फ सर्वे हुआ है, आवंटित अभी तक मकान नहीं हुए। बीच में केंद्र सरकार का एक फरमान ये भी आ गया कि इस ढंग के जो फ्लैट बनाए जाएंगे उनको हम जिन लोगों को देना है उनको किराए पे देंगे हम, जबकि कांग्रेस की मूल योजना ये थी कि जिसके जो झुग्गी है उसका सर्वे हुआ, सर्वे करने के बाद में ये जो फ्लैट बनेंगे ये फ्लैट उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, और कुछ एक सिंबॉलिक पैसा उनसे लिया जाएगा, और ताज जिंदगी की मेंटेनेंस भी उसकी डीडीए करेगा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगा। वो तो सब ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो
अभी पूरा बन के तैयार हो गए अभी हैं? नहीं बनकर तैयार हुए हैं। जलियांवाला बाग का मैं बताऊं, क्योंकि मेरी विधानसभा में था, मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके, बहुत इच्छा जाहिर करके इसको यहाँ पर शुरुआत करवाई थी, ताकि जलियांवाला बाग की 1600 झुग्गियों का उस समय गणना हुई थी। 1600 झुग्गियों को एक एक झुग्गी को एक एक फ्लैट देके यहाँ पर बसाया जा सके। उम्मीद से भी बहुत ज्यादा समय गुजर गया है। लेट लतीफी की हालत ये है कि आज तक भी मुझे नहीं लगता कि 60-65% से ज्यादा काम उसमें हुआ है। तो इस हिसाब से तो अगर वो हैंड ओवर करने की बात कह रहे हैं कि उन सबको दे दिया जाएगा, फार्म भी बहुत लोगों के भरे गए हैं और बहुत लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि सही इसमें भी घपला हुआ है, जो जायज़ लोग हैं, जो इसके दावेदार हैं, उनको नहीं मिल रहा है, कईयों को लोन नहीं मिल रहा है, इस तरह की तमाम तरह की शिकायतें हैं। क्या लगता है कि ये फ्लैट देने की शुरुआत कब तक हो पाई? पहला फ्लैट जिसका जिक्र हर्षवर्धन अभी आज आपके इलाके में आए थे, उन्होंने कहा कि जो पहला फ्लैट जिसकी चाबी जिसको मिलेगी वो उसके घर आएंगे, चाय पीने आएंगे। तो कब तक उम्मीद है कि जो पहला फ्लैट धारक है उसको चाबी मिल जाए? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का इसमें कोई दखल नहीं था बनवाने में, इस योजना का क्रियान्वयन करने में, इसलिए वो गलतफहमी में है और जमीनी हकीकत से जो उनकी जानकारी है वो बहुत परे है। अभी तक उसमें किसी को भी देने की स्थिति नहीं है, उसकी फर्निशिंग नहीं हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें बननी है और ये कॉम्प्लेक्स पूरा है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्कूल बनना है, डिस्पेंसरी बननी है, बस स्टैंड, बस स्टॉप बनने हैं, पार्क बनने हैं। इसके अंदर अभी बहुत डेवलपमेंट इसके अंदर बाकी है। उससे पहले किसी को भी देना ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो वहां पर जाते हैं एक झूठा श्रेय लेने के लिए। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम चाबी देंगे। जैसे कि नेहरू कैंप के अंदर कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस ने फ्लैट बनाए और मोदी जी ने जाकर एक बड़ी सी चाबी एक फ्लैट धारक को बुला के दे दी गई। अगर उसी ढंग से करना है, फंक्शन ही करना है, तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में पूरी योजना थी उसको जमीन पर आने में अभी कम से कम 5 साल लगे। नेहरू कैंप में आप कह रहे हैं कि अभी किसी को चाबी नहीं मिले, किसी को भी? नेहरू कैंप में मैंने बताया, नेहरू कैंप में फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस ने ही फ्लैट बनवाए थे, लेकिन उसका श्रेय कांग्रेस को तो नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने गए वहां पर उस चाबी दे दिया, लेकिन उसके पीछे ये कह देना कि सब ये फ्लैट हमने बनवाए, हमारी योजना है कि जहां झुग्गी वही मकान, ये बिल्कुल झूठ बात है। बीजेपी का कभी भी ऐसा मकसद नहीं रहा कि जहां झुग्गी हो वही मकान हो। हालांकि बीजेपी की छवि झुग्गी क्रशर्स के लोगों में और गरीब लोगों में ये है कि ये झुग्गियों को हटाते हैं, लोगों को वहां से बेदखल कर देते हैं और यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं। अभी तो आपके इलाके में भी बहुत झुग्गी क्लस्टर बहुत है, 2-2 फेस तो आप समझिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में है, जर्जर कॉलोनी में है, साउंड पार्क में भी हैं। क्या लगता है कि कितना ध्यान उन पर दिया गया? अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी ये कहती है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को, ये सब चीज़ें। कितना असर है? 2024 का चुनाव सामने है और आप भी उस कतार में हैं जहाँ देखिए, कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं कि जो योजना हमने बनाई थी, लगभग दिल्ली के अंदर 70% जगह पर जहां पर झुग्गी क्लस्टर बने हुए हैं वहां पर फ्लैट बन चुके होते, लोगों को मिल चुके होते। और झुग्गी की जो दिल्ली के अंदर एक बड़ी समस्या है, जहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, वो सारा का सारा उसमें 1600 फ्लैट हैं जो बनकर तैयार हुए हैं, जबकि झुग्गियों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। तो जो जिस स्लम फ्री दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है ये सब। नहीं, दूर की कौड़ी नहीं है, ये एक चेन क्रियान्वयन था, एक चेन इम्प्लीमेंटेशन था। जैसे वजीरपुर विधानसभा के अंदर हमने ये तय किया था कि एक झुग्गी पर को निकाल के उसके बगल में वहां फ्लैट बनाएंगे और दूसरे क्लस्टर को वहां शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार से चेन में अगर हम इसको चलते तो टाइम टू टाइम ये काम होता चला जाता और तमाम झुग्गी क्लस्टर को फ्लैट्स में आबाद करने का एक सुधार। अगर आप देखिए कि महज केवल 1600 परिवारों को अगर आपके इस इलाके की हम बात करें तो ये इतनी गति से कि 15-16 साल लग जाएं, इस तेजी से तो नहीं हो सकता। नहीं, तो उसके पीछे आपकी इच्छा शक्ति रहनी चाहिए ना। इच्छा शक्ति ये रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम। प्रशासन को अगर आप ढीला छोड़ दोगे, प्रशासन को उनको मनमानी के लिए छोड़ दोगे, तो वो काम नहीं करेंगे। प्रशासन के तो सिर पे बैठना पड़ता है, हर चीज को बहुत नजदीक से फॉलो करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है और वो काम चुने हुए प्रतिनिधि का होता है।
कि समय समय के ऊपर उसकी समीक्षा करे, समीक्षा करने के बाद में जो भी कमी हो उसकी गति को बढ़ाए, तेज करे उसकी गति को, ताकि समय सीमा के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। ये सब चीज़ें अब क्योंकि चुनाव बड़ा नज़दीक है, पता नहीं आपका पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में क्या होगा, कुछ इसका आइडिया? अगर साथ में होता है तो क्या मुद्दे रहेंगे, और अगर अलग अलग लड़ने की स्थिति आती है तो, क्योंकि आप भी उस कतार में हैं जिनका नाम चर्चाओं में है, तो क्या मुद्दे लेकर के जाएगी कांग्रेस? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर महागठबंधन बन रहा है और उसमें आप पार्टी और कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कैसे सामना करेंगे? मतलब पंजाब में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होंगे और दिल्ली में हम एक साथ लड़ेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जहां पर समझौता हो जाएगा वहां लड़ेंगे, जहां समझौता नहीं होता वहां लड़ाई दूसरे तरीके से होगी, जैसे हमेशा होती रही है। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये तो महागठबंधन की बात है। पीछे आइडिया ये है, मकसद ये है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव के अंदर एक ही कैंडिडेट महागठबंधन का उतरे, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था और सामने जो विपक्ष इकट्ठा होकर वोट प्रतिशत सामने विपक्ष ने लिया, उसकी संख्या में उसमें आधे का फर्क था। 38% वोट बीजेपी को मिला था 2019 में और इकट्ठे विपक्ष को 62% वोट मिला था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ घूम रहा है, मोदी की गारंटियां घर घर पहुंच रही हैं। दिल्ली में लगभग 56% वोट बीजेपी को पिछली बार मिला था। आपके जो चांदनी चौक इलाका है यहाँ भी 53% वोट बीजेपी को मिला था। यानी आप दोनों दल अगर मिल जाते हैं तो भी प्रतिशत जो ज़्यादा हो जाता, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद कितनी है? नहीं, देखिए ऐसा है, 2014 के चुनाव में जितना वोट बीजेपी को मिला उससे ज्यादा वोट आपको और कांग्रेस को मिलाकर मिला। लेकिन 2019 के चुनाव में ये सही है कि आप और कांग्रेस का वोट बीजेपी के वोट से 4% कम था। आज की स्थिति के अंदर जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ आर्थिक समस्याएं लोगों की हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन लोगों में दहशत और भय, सरकार के जो क्रूर तरीके हैं लोगों को कंट्रोल करने के, प्रशासन चलाने के, उससे लोग भयभीत भी हैं, इसलिए बोलते नहीं हैं, आंदोलन नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव के अंदर इसका परिणाम देखने को मिलेगा और बीजेपी की शिकस्त हो। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि जो राम मंदिर बनने के बाद से इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, और पिछली बार की तुलना में अगर बढ़ा नहीं बराबर भी रहा तो भी स्थिति तो ठीक नहीं है। राम मंदिर बना है, उसकी सब सराहना करते हैं। और राम तो देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तभी भगवान जिस धर्म से वो संबंधित होती है महिला, उसके बच्चे की प्राण प्रतिष्ठा भगवान के नाम से उसी समय हो जाती है। तो ये तो सब आडंबर है, जो भी ये जो चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बना है, सबकी उनके प्रति श्रद्धा है, सब दर्शन करने भी जाएंगे। और उठते ही सुबह कौन धर्म ऐसा है, कौन धार्मिक आदमी ऐसा है जो सुबह उठते ही उसकी पूजा नहीं करता है? ये आज की बात थोड़ी है, सदियों सदियों की बात है, हजारों हजार साल की बात है। और हिंदुस्तान में तो जितना बड़ा राम मंदिर बना है, जिसकी हम जबरदस्ती इतनी बड़ी सराहना कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो एकड़ों के अंदर फैले पड़े हुए हैं और जिनकी 500 एक हजार साल का इनका इतिहास है, जहां पर लोग लाखों की तादाद में रोज आज भी जाते हैं। तो हमारा तो देश एक धार्मिक देश है, यहाँ पर लोगों की आस्था, लोगों की पूजा पाठ उसी हिसाब से चलता है। ये तो जीवन जीने की पद्धति है जो लोग धर्म से सीखते हैं, भगवान के चरणों में बैठ के। दिल्ली के आखिरी सवाल हो रहा, दिल्ली की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव में, कर रहेगी कुछ? देखिए, अगर गठबंधन के बाद में दिल्ली की 7 सीटें महागठबंधन को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे हरिशंकर गुप्ता जी, वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और उन दावेदारों में नाम शामिल हैं जो चांदनी चौक लोकसभा सीट के लिए जिनके नाम लिए जा रहे हैं। साफ कहना है कि जो फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं, अभी बहुत दूर की कौड़ी है, अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और जिस इलाके में यानी जो भी क्लस्टर में वहाँ पर मोदी की गारंटियों का रथ घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी उन स्लम बस्तियों में भी वोट साधने को लगी हुई है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल